अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इकोनोमेट्रिक सीरीज़ में हमारा टॉपिक है डमी वेरिएबल्स। हम इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगी, डमी वेरिएबल्स क्यों यूज़ करते हैं और डमी वेरिएबल्स क्या हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको वेरिएबल्स के बारे में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दूंगी। वेरिएबल्स हमारे पास दो टाइप्स, वेरिएबल्स के टू टाइप्स हैं, क्वालिटेटिव वेरिएबल्स एंड क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स। क्वालिटेटिव वेरिएबल्स वो होते हैं जिसकी हम क्वालिटी को मेजर करते हैं, एंड क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स वो होते हैं जिनकी हम क्वांटिटी को मेजर करते हैं। या आगे चल के आपको बताऊंगी। क्वालिटी हमारे पास क्वालिटी में ब्यूटी आ जाती है, इंटेलिजेंस, आईक्यू लेवल आ जाता है। और क्वालिटेटिव वेरिएबल्स में कैटेगोरिकल वेरिएबल्स भी इनको कहा जाता है। कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं, जेंडर, मेल, फीमेल। और हम किसी चीज़ की एक्सटेंट चेक करते हैं, सिवियरनेस चेक करते हैं, ठीक है। एक्सीडेंट में हम जो है उसकी इंजरीज, सिवियर इंजरीज एक्सेट्रा, ये सारे क्वालिटेटिव वेरिएबल्स में आ जाते हैं। रेस, कास्ट, कलर एक्सेट्रा। और क्वांटिटेटिव में हम जब एज, वेट, इनकम, प्राइजेस, डिमांड, सप्लाई एक्सेट्रा, ये हमारे पास क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स में सारे आ जाते हैं। इन रिग्रेशन एनालिसिस द रिस्पॉन्स वेरिएबल वाई आई इज़ इन्फ्लुएंस्ड नॉट ओनली बाय वेरिएबल्स which can be measured in quantitative terms. For example, income, price, height, age, temperature, marks, etc., but also by variables which are of qualitative characteristics. For example, gender, race, color, religion, opinion, etc. तो ये हमारे पास सारा क्या है, रिग्रेशन एनालिसिस में हम क्या करते हैं कि जो हमने भी पढ़ा है कि रिग्रेशन एनालिसिस में ना सिर्फ हम जो हमारा जो वाई आई है वो उस पर जो क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स का इफ़ेक्ट नहीं होता, बल्कि क्वालिटेटिव वेरिएबल्स भी हम उस मॉडल में हम स्टडी करते हैं, उसका भी इफ़ेक्ट होता है, ठीक है। बट जो क्वालिटेटिव वेरिएबल्स होते हैं स्टूडेंट, वो अनमेजरेबल होते हैं। उनको हम जिस तरह क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स को क्वांटिटी वाइज मेजर करते हैं, तो क्वालिटेटिव वेरिएबल्स को हम क्वांटिटी वाइज मेजर नहीं कर सकते। दीज वेरिएबल्स कैन नॉट बी measured, but it can only denote whether the given characteristics is present or not. In such case, we change these quantitative nominal variable into many dichotomous variables like yes, no, which are called dummy variables. अब आपको पता चल गया कि हमारे पास डमी वेरिएबल क्या होता है, कि ये जो क्वालिटेटिव वेरिएबल्स हैं इनको ही हम डमी वेरिएबल्स कहते हैं। तो डमी वेरिएबल्स हमारे पास, इनको हम डाइकोटोमस वेरिएबल्स भी कह सकते हैं कि क्योंकि हम अब अपने दो रिस्पॉन्स देते हैं, येस या नो। तो आगे चल के हम येस के लिए 1 यूज़ करते हैं और नो के लिए हम 0 यूज़ करते हैं। और ये जो 1 और 0 हम यूज़ करते हैं, ये डमी वेरिएबल्स कहलाते हैं और इनको बाइनरी वेरिएबल्स भी कहा जाता है। जी स्टूडेंट्स, डमी वेरिएबल्स आर नॉट रियल बट कंसिडर्ड एज डमी और बाइनरी वेरिएबल। डमी वेरिएबल्स कंसिडर 0 and 1 वैल्यूज़। अदर नेम्स आर, हम इनके दूसरे नाम भी यूज़ कर सकते हैं, कैटेगोरिकल वेरिएबल्स, इंडिकेटर वेरिएबल्स, क्वालिटेटिव वेरिएबल्स, डाइकोटोमस वेरिएबल एंड बाइनरी वेरिएबल्स। यहाँ पे हम स्टूडेंट्स एक एग्जांपल लेते हैं। इंटेलिजेंट वर्कर्स अर्न मोर देन वीक वर्कर्स। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो इंटेलिजेंट वर्कर्स हैं वो ज़्यादा अर्न करते हैं वीक वर्कर्स से। तो हमारे पास यहाँ पे देखिए वर्कर्स, तो चलें हमारे पास पॉपुलेशन आ जाती है जो जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, और इंटेलिजेंट और वीक हमारे पास क्या है, इंटेलिजेंट एंड वीक। अगर हम यहाँ पे वर्कर्स की इनकम को स्टडी कर रहे थे, इनकम, ठीक है, तो हमें पता होता है कि ये वर्कर्स हैं जो ज़्यादा काम करें, डेफिनेटली उनकी इनकम ज़्यादा है तो अमाउंट में होगी, तो वो क्वांटिटेटिव आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम कह रहे हैं इंटेलिजेंट वर्कर्स और वीक वर्कर्स, तो यहाँ पे हम इंटेलिजेंट और जो वीक है हमारे पास ये क्वालिटी आ गई है, ठीक है, ये क्वालिटी है और क्वालिटेटिव वेरिएबल्स हैं। अब हम क्या करते हैं, वी असाइन 1 फॉर प्रेजेंट, वी असाइन 0 फॉर एब्सेंट। यानी कि हमारे पास एक अगर जो क्वालिटी है वो प्रेजेंट है तो दूसरी लाजमी एब्सेंट होगी। अगर हम कहते हैं वर्कर्स इंटेलिजेंट हैं तो डेफिनेटली तो दूसरी साइड पे हम कहेंगे वर्कर्स आर नॉट इंटेलिजेंट। तो वर्कर इंटेलिजेंट है तो 1, तो वर्कर इंटेलिजेंट नहीं है तो 0, ठीक है। इफ़ वर्कर्स इंटेलिजेंट, इफ़ वर्कर्स नॉट इंटेलिजेंट, तो इसलिए एक क्वालिटी अगर प्रेजेंट है तो दूसरी सूरत में क्वालिटी जो है दूसरे वर्कर्स में वो एब्सेंट हो जाएगी। क्वालिटी
वेरी क्वालिटेटिव वेरिएबल्स आर आल्सो कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कैटेगरीज। अच्छा, एक और बात आप ये समझिए कि क्वालिटेटिव वेरिएबल्स हमारे पास स्टूडेंट्स क्या होते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं कैटेगरी। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ये स्टैटिस्टिकल टर्म्स है, इसको आप ये बहुत कॉमन है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वो होते हैं, हम कहते हैं कि नॉट कॉमन, ठीक है, हमारे पास ये कॉमन नहीं होते हैं, ठीक है। अगर हम कहते हैं कॉमन है तो डेफिनेटली हम कहेंगे वर्कर्स इंटेलिजेंट है, दूसरे वर्कर्स भी जो सेम पेयर है वो भी इंटेलिजेंट है। ये फीमेल है तो ये हम कहेंगे जी दूसरे फीमेल को भी हम स्टडी करें, नहीं। अगर हम जेंडर को क्लासीफाई करते हैं तो जेंडर मीन मेल एंड फीमेल, हम ये नहीं कहेंगे जेंडर मीन फीमेल एंड जेंडर मीन फीमेल, ठीक है। हम उसको दो ग्रुप में फीमेल एंड फीमेल से क्लासीफाई नहीं कर सकते। अगर एक मेल है तो दूसरा फीमेल होगा, एक अगर मेल है तो दूसरा फीमेल, अगर दूसरा फीमेल है तो लाजमी पहला जो है मेल होगा। तो यस या नो, पास या फेल, ठीक है, सक्सेस या फेलियर। तो हमारे पास एक प्रेजेंट और एक एब्सेंस, ठीक है। तो डेफिनेटली ये क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, यानी कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नॉट कॉमन कैटेगरीज, इसलिए इसको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहा गया, इनमें कोई कॉमननेस नहीं होगी। अच्छा, मैरिड और अनमैरिड, ठीक है। देखिए अगर हम कहते हैं मैरिड तो मैरिड के लिए 1 यूज़ करते तो अनमैरिड के लिए 0 यूज़ कर लेंगे। मैरिड के लिए अगर यस यूज़ करते तो अनमैरिड के लिए नो। तो यानी कि यहाँ पे म्यूचुअल एक्सक्लूसिव के टर्म्स हैं, यानी कि नॉट कॉमन है। मुस्लिम यस या नो, मेल फीमेल यस या नो, ठीक है। यस के लिए हम 1 एंड नो के लिए हम 0 यूज़ करते हैं। एजुकेटेड एंड अनएजुकेटेड, ये बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, ठीक है। ये हमारे पास जो है 2 क्वालिटेटिव वेरिएबल्स आ जाते हैं ना, ठीक है। जब हमको इक्वालिटी वेरिएबल्स को हम एक क्वालिटी वेरिएबल्स को 2 कैटेगरीज पे डिवाइड कर देते हैं। 2 की एग्जांपल्स है 2 कैटेगरीज की। एग्जांपल हेयर वी टेक एन एग्जांपल ऑफ फैक्ट्री इन सिटी। अब यहाँ पे एक एग्जांपल है, मैं उसमें आपको बताती हूँ कि हम एक फैक्ट्री की या कोई भी इंडस्ट्री कंपनी वगैरह की एग्जांपल ले लेते हैं। वेयर वर्कर्स आर गिवन सैलरीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पे वर्कर्स को जो पेज दी जाती है वो क्वालिफ़िकेशन, उनकी एजुकेशन, लिटरेसी रेट पे उनको जो पे दी जाती है। डेफिनेटली अगर एक 10 पढ़ा मैट्रिक का है तो उसका एक अपनी रैंकिंग होगी, उसकी एक अपनी पोस्ट होगी। एक अगर 12 जो उसने एफएससी किया हुआ है वर्कर है तो उसकी एक अपनी पे होगी। इस तरह जितना क्वालिफाइड होता जाएगा उसकी इनकम भी अच्छी होगी, उसकी पोस्ट भी अच्छी होगी। अब नेक्स्ट स्टूडेंट हम क्या करते हैं, नो रिग्रेशन मॉडल इन दिस सिचुएशन। तो यहाँ पे हमारे पास देखें रिग्रेशन मॉडल जो डमी वेरिएबल्स के साथ उसकी सिचुएशन ये होगी वाई आई इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा डी आई प्लस एप्सिलॉन आई, इक्वेशन 1 एंड कंपेयर विद। अगर हम इसको कंपेयर करें लीनियर, अब ये हमारा जो आज का टॉपिक है ना, ये हम रिग्रेशन मॉडल में रिग्रेशन मॉडल विद डमी वेरिएबल्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। हम रिग्रेशन मॉडल में डमी वेरिएबल्स यूज़ कर रहे हैं। तो हमारे पास ये सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल है जिसमें देखें एक्सआई एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल है। तो ये हमारे पास यहाँ पे एक और बात ये कि मैं सबसे पहले आपको ये डमी वेरिएबल्स को हम डी आई से शो करेंगे। और डमी वेरिएबल्स हम क्यों यूज़ करते हैं, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती हूँ स्टूडेंट। डमी वेरिएबल हम इसलिए भी यूज़ करते हैं कि जब हमारे पास रिग्रेशन मॉडल्स हैं उनमें हमारे पास कोई इशू ऐसा आ जाता है तो हम हमारे पास जो रिग्रेशन मॉडल के रिजल्ट से हम किसी दूसरे मॉडल में अप्लाई करना चाहते हैं तो वहाँ पे क्वालिटेटिव वेरिएबल्स की चेंजेस वगैरह आ रही तो देन हम डमी वेरिएबल यूज़ करते हैं, ठीक है। और जब हम क्या कर सकते हैं, वी कैन नॉट मेजर ऑल वेरिएबल्स देन वी यूज़ डमी वेरिएबल। देन हम क्या करते हैं कि फॉर एग्जांपल हम क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स को मेजर्स करते हैं, लेकिन कुछ वेरिएबल्स होते हैं जो जिनको हम मेजर्स नहीं कर सकते तो वो क्वालिटेटिव वेरिएबल्स होते हैं, कैटेगोरिकल वेरिएबल्स होते हैं। तो उनको हम इस सूरत में डमी वेरिएबल्स लगाते हैं। डमी वेरिएबल क्या होते हैं, 0 1 बाइनरी नंबर्स जो होते हैं, बाइनरी वेरिएबल्स होते हैं वो हम यूज़ करते हैं, ठीक है। और उसमें जो 1 है वो प्रेजेंट के लिए करते हैं और 0 जो है हम एब्सेंस के लिए करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि हम डमी वेरिएबल यूज़ क्यों करते हैं। तो आई होप सो कि आपको ये अब समझ आ चुका होगा कि वाई वी यूज़ डमी वेरिएबल। तो अब स्टूडेंट्स हमारे पास अब एक और चीज़ हम जो बेसिक कॉन्सेप्ट आज समझेंगे।
अब स्टूडेंट्स यहाँ पे दो मॉडल्स हैं, एक है हमारे पास डमी वेरिएबल और एक डमी वेरिएबल जिसमें हमने लगाया हुआ है, और एक है हमारे पास सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल जिसमें हमारे पास क्या शोर एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल। तो यहाँ पे ये देखें, ये मॉडल, इसको हम अनोवा रिग्रेशन मॉडल भी कहेंगे, ठीक है। और क्योंकि अनोवा इसको नोवा मॉडल इसलिए भी कहा गया है कि हमारे पास यहाँ पे देखें ये रिस्पांस वेरिएबल है, यहाँ पे ये इंटरसेप्ट है, और यहाँ पे हमारे पास ये जो डी आई है वो एक ही हमारे पास क्या है, क्वालिटेटिव वेरिएबल से, और इसके आगे से हम टू टाइप्स कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब इसको और इसको हम कंपेयर करते हैं, इन दोनों मॉडल्स को हम कंपेयर करते हैं, तो हमारे पास ये क्या है, क्वालिटेटिव आ जाता है, और ये हमारे पास एक्स आई जो होता है उसको हम क्वांटिन्यूज एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल कहते हैं, यानी क्वांटिटी, हम यहाँ पे कोई क्वांटिटी मेजर्स करते हैं। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि ये मॉडल जो है क्वालिटेटिव मॉडल बन जाता है, और ये मॉडल क्वांटिटेटिव मॉडल एक तरह से बन जाता है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हम आगे आपको मैं एक्सप्लेन करूँगी, वेयर वाई आई इज़ द सैलरीज ऑफ द आर द सैलरीज ऑफ द वर्कर्स, ठीक है। ये हमारे पास वर्कर्स की सैलरी है, ठीक है, क्योंकि हमने शुरू में कहा था कि फैक्ट्री के कुछ वर्कर्स हैं, हम उसकी सैलरीज़ को देख रहे हैं उनकी क्वालिफ़िकेशन बेस पे। तो डी आई हमारे पास क्या है, डमी वेरिएबल। यहाँ पे हमने इस मॉडल को, इक्वेशन 2 मॉडल को स्टडी नहीं कर रहे, जस्ट मैंने आपको कंपैरिजन बताया, ठीक है। रिग्रेशन मॉडल में हम डमी वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं, और मैंने अभी आपको बताया है कि हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने इसकी कंपैरिजन इसके साथ करके आपको बता दी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे डी आई जो है हमारे पास 2 कैटेगरीज़ में आगे हम इसको डिवाइड करेंगे। तो अब डमी वेरिएबल 0 और 1 हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। अगर डी आई 1 है, इफ़ द वर्कर, तो हम क्या चेक लगा रहे हैं, इफ़ द वर्कर इज़ ग्रेजुएट यानी कि क्वालिफाइड है। अगर डी आई हमारे पास क्या 0 है, इफ़ द वर्कर इज़ नॉट ग्रेजुएट। अब यहाँ पे एक मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट कि हमारे पास यहाँ पे देखिए बेंच, ये हमारे पास जब हम ये कहते हैं कि एब्सेंस की सूरत में कि कोई चीज़ क्या वर्कर इज़ नॉट ग्रेजुएट, अब नॉट और इस कई बात नहीं है, यहाँ पे 1 और 0 की बात है कि अगर 0 है तो हम यहाँ पे कहते हैं ये क्या है, बेंच मार्क कैटेगरी। इसको बेस कैटेगरी भी कहेंगे और इसको रेफरेंस कैटेगरी भी कहेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि बेंच मार्क कैटेगरीज़ क्या होता है। बेंच मार्क स्टूडेंट कैटेगरीज़ बहुत है जिसके लिए हमारे पास तमाम डमी वेरिएबल 0 हो जाते हैं। ये बात याद रखें, ये बात जो है हम आगे भी चल के रिपीट करेंगे तो आपको इस कंसेप्ट ठीक से समझ आ जाएगा। बेंच मार्क कैटेगरीज़ क्या है, जिसके लिए तमाम डमी वेरिएबल 0 हो जाते हैं, ठीक है। और अक्सर जो हमारे पास इंटरसेप्ट होता है उसको भी हम बेंचमार्क कैटेगरी कहते हैं, क्योंकि अगर बाकी जो वेरिएबल्स है वो 0 हो जाएंगे तो हमारे पास तो सिर्फ इंटरसेप्ट बचेगा ना, तो वो किसके लिए, तो उसको क्या कहते हैं, बेंचमार्क कैटेगरी। अब आगे हम स्टडी करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास हम एक मॉडल लेंगे, इफ़ वाई इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा डी आई प्लस एप्सिलॉन। ये मॉडल हमने ले लिया, देखिए इसको समझें। ये हमारे पास क्वालिटेटिव मॉडल है क्योंकि यहाँ पे डी आई है, डमी वेरिएबल। अब जो एप्सिलॉन आई है वो क्या, एप्सिलॉन आई एज्यूम दैट मतलब ये क्या करता है कि सेटिस्फाइज द, यहाँ पे आप लिख रहे हैं एप्सिलॉन आई सेटिस्फाई द CLRM हमारे पास क्या, क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल, ये उसकी इजम्पशन को सेटिस्फाई करे। क्लासिकल लीनियर मॉडल की इजम्पशन क्या है स्टूडेंट, एक्सपेक्टेशन ऑफ एप्सिलॉन आई इक्वल टू 0 एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ एप्सिलॉन आई स्क्वायर इक्वल टू 0, या वेरिएंस ऑफ एप्सिलॉन आई इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर। तो यहाँ पे तो हमें वेरिएंस की ज़रूरत ही नहीं है, तो हमने तो जस्ट एप्सिलॉन आई को स्टडी कर रहे हैं, तो एक उसकी एवरेज को तो वो हमारे पास के 0 है। ये क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल की इजम्पशन में आ जाता है, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे अब स्टूडेंट हम क्या करते हैं, एक्सपेक्टेशन, इस मॉडल पे एक्सपेक्टेशन अप्लाई करते हैं, क्योंकि हमने अपने क्वेश्चन में कहा था कि हमने एवरेज मीन सैलरी, हमने वर्कर्स की क्या करनी है, मीन सैलरी फाइंड आउट करनी है। तो अब मीन सैलरी के लिए हम क्या करते हैं, उनकी हर मंथली, उनकी जो वीक, अगर वो वीक वाइज सैलरी ले रहे हैं या मंथ वाइज ले रहे हैं, तो हमने हर वीक या हर मंथ की उनकी मालूम नहीं करनी, बल्कि हम वो जितनी भी ले रहे हैं हम उनकी टोटल उनकी फाइंड करेंगे, यानी कि एवरेज का फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए हम स्टूडेंट क्या करते हैं, हमने एक्सपेक्टेशन अप्लाई कर दिया है। जब हमने एक्सपेक्टेशन अप्लाई किया तो यहाँ पे तो ये हमारे पास क्वालिटेटिव है, तो यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास क्या हो जाएगा, डमी वेरिएबल की सबसे पहले हम वैल्यू लगाते हैं 0, ठीक है। जब हमने डमी वेरिएबल की वैल्यू 0 लगाई तो इसका मतलब है वर्कर इज़ नॉट ग्रेजुएट। तो 0 जब लगाई तो हमारे पास ये ऑलरेडी हमने कहा था
का लीनियर रिग्रेशन मॉडल सेटिस्फाई कर रहा है तो एरर ज़ीरो हो जाता है। ठीक है, तो हमारे पास पीछे रह गया एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई आई इक्वल टू अल्फ़ा, जो कि बेंचमार्क कैटेगरी है। देखें यहाँ पे हमने डी आई की वैल्यू ज़ीरो पुट की है, तो डी आई ज़ीरो मैंने आपको भी बताया, डमी जब ज़ीरो होता है तो वो इंटरसेप्ट हमारे पास बेंचमार्क कैटेगरी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा हम यहाँ पे ये देख लें, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, मीन और एवरेज एक्सपेक्टेशन से शो करें, ये आपको पता है डेफिनेटली। अब अल्फ़ा हमारे पास क्या है, इंटरसेप्ट, और जो बीटा यहाँ पे क्या है, देखिए मेन चीज़ आप यहाँ पे समझे, बीटा क्या है, बीटा को हम कह सकते हैं डिफरेंशियल इंटरसेप्ट टर्म। ठीक है, डिफरेंशियल इंटरसेप्ट टर्म। तो स्टूडेंट्स अब अल्फ़ा तो बेंचमार्क कैटेगरी हो गया। ठीक है, और बीटा हमारे पास क्या है, इसको डिफरेंशियल इंटरसेप्ट टर्म क्या क्यों कहा है, क्योंकि आगे चलकर हम जब 1 के लिए फाइंड करेंगे डमी वेरिएबल, तो उसमें हमारे पास जो बीटा आएगा वो वो डिफरेंस शो करेगा। अब वो किस तरह डिफरेंस शो करता है मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, इफ़ डी आई इक्वल टू 1, अगर हम डमी वेरिएबल 1 पुट करें, ठीक है, हमने यहाँ पे कहा था, देखिए 1 इफ़ द वर्कर इज़ क्वालिफाइड एंड 0 इफ़ द वर्कर इज़ नॉट ग्रेजुएट या क्वालिफाइड, है की बात है। ठीक है, तो 1, अब हम 1 पुट करते हैं, हमने किसकी वर्कर्स जो क्वालिफाइड हमने उनकी एवरेज सैलरी जो है वो फाइंड आउट करनी है। अब ये हमारे पास मॉडल है, एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई आई इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा, तो डी आई की जगह हम 1 पुट करेंगे और ये हमारे पास 0 हो जाएगा। अल्फ़ा प्लस बीटा, एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई आई इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अब देखिए मेन डिफरेंस क्या है, बीटा का डिफरेंस है। देख लें स्टूडेंट, यहाँ पे मेन डिफरेंस क्या है, बीटा का डिफरेंस है। तो अल्फ़ा और अल्फ़ा तो सेम हो गया, अब बीटा का डिफरेंस आएगा, तो ये जो क्वालिफाइड वर्कर है उनकी सैलरी देखिए यहाँ पे ऐड हो गई है। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास देखें, ये अल्फ़ा था जब हमारे पास अनक्वालिफाइड वर्कर थे, और ये क्वालिफाइड वर्कर है, और इन दोनों में डिफरेंस किस चीज़ का आता है, देखिए अगर बीटा ना हो तो अल्फ़ा अल्फ़ा रह जाएगा ना, तो बीटा का डिफरेंस आ गया, तो इसलिए बीटा को क्या कहा गया स्टूडेंट, डिफरेंशियल इंटरसेप्ट टर्म कहा गया। अब यहाँ पे भी देख लें, अल्फ़ा इंटरसेप्ट गिव एवरेज सैलरी, मीन सैलरी भी कह सकते हैं, एवरेज भी। ठीक है, अल्फ़ा इंटरसेप्ट गिव एवरेज सैलरी ऑफ द वर्कर्स हु आर नॉट क्वालिफाइड, जो क्वालिफाइड नहीं थे, और एवरेज और उसकी वैल्यू, और हम यूँ भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, अल्फ़ा को एवरेज वैल्यू ऑफ वाई आई की एक एवरेज वैल्यू है फॉर द बेंच मार्क कैटेगरी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने तो मेल इसलिए यूज़ किया है कि यहाँ पे हम दूसरी स्टडी क्वेश्चन में हम मेल यूज़ कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे हमने वर्कर यूज़ किया। ठीक है, अगर हम मेल यूज़ करें तो यहाँ पे अगर हमने वर्कर की जगह मेल यूज़ करें तो आप यहाँ पे कह सकती हैं ये मेल की जो है वो मीन सैलरी बता रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे मेल की जगह वर्कर भी यूज़ कर सकती हैं। तो नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, वहाँ पे मैं आप मेल और फीमेल को लूँगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट पे हम जाते हैं, जी स्टूडेंट, एंड यहाँ पे हमारे पास देखें क्या था, एंड स्लोप कोफिशिएंट बीटा गिव्स द, अब बीटा यहाँ पे मैंने आपको बताया क्या है, डिफरेंशियल इंटरसेप्ट टर्म। ठीक है, बता दिया आपको कि ये क्यों, इसको क्यों कहा गया है। तो यहाँ पे देखें, बीटा गिव्स द डिफरेंस बिटवीन मेन सैलरी ऑफ क्वालिफाइड वर्कर्स एंड एन अनक्वालिफाइड वर्कर। तो हमारे पास जो क्वालिफाइड और अनक्वालिफाइड वर्कर्स थे उनमें बीटा क्या डिफरेंस शो कर, ये एक इसको मतलब स्लोप कोफिशिएंट इसको कह सकते हैं। ठीक है, हम अब हमारे पास क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा रिप्रेजेंटिंग द न्यू सैलरी ऑफ वर्कर्स हु आर क्वालिफाइड। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है कि वो रिप्रेजेंटिंग द न्यू सैलरी ऑफ वर्कर्स हु आर क्वालिफाइड, डेफिनेटली ये क्वालिफाइड के लिए एडिशन हो गया है सैलरी में। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पे क्या कहते हैं, एनकोवा मॉडल। एनकोवा क्या होता है, रिग्रेशन मॉडल ऑन वन क्वांटिटेटिव वेरिएबल एंड वन क्वालिटेटिव वेरिएबल। जब हमारे पास अब जो सबसे पहले मैंने स्टूडेंट्स आपको मॉडल बताया था उसमें आप ये देखें, y इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा डी आई प्लस एप्सिलॉन आई। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है स्टूडेंट, एक और बात मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि ये जो बीटा है इसको डिफरेंशियल इंटरसेप्ट टर्म कहा गया है। ठीक है, यहाँ पे हम इसको स्लोप नहीं कह सकते। ठीक है, स्लोप तो होता है, लेकिन स्लोप हम सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल में हम इसको स्लोप कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्स आई
डी आई की जगह एक्स आई होता है तो वहाँ पे एक्स आई एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल की वैल्यूज़ चेंज होती है, ये उसकी वजह से यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज़ इंक्रीज़ हो जाती है, तो वो इसलिए हम कहते हैं कि बीटा ये स्लोप है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम डमी वेरिएबल्स में क्वालिटेटिव वेरिएबल्स में हम इसको डिफरेंशियल इंटरसेप्ट हम कहेंगे, स्लोप नहीं कहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास क्या था, एनकोवा, और ये जो था हमारे पास अनोवा मॉडल था, ठीक है। जो अभी हमने स्टडी किया इसको अनोवा कहा गया, और अभी हम एनकोवा मॉडल पढ़ेंगे। एनकोवा में क्या होता है और अनोवा में क्या था, तो अनोवा, ये अनोवा मॉडल आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि इसमें आपके पास जस्ट डमी वेरिएबल है और कोई दूसरा एक्स आई यानी कि एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल नहीं है, ठीक है। अब क्वांटिटेटिव वेरिएबल नहीं है। एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल में बार बार वो लीनियर रिग्रेशन मॉडल की वजह से कह रही हूँ, यानी कि अगर हम एक्स आई की टर्म यहाँ पे यूज़ करते हैं एक कोफिशिएंट के साथ, तो वो यहाँ पे हमारे पास क्वांटिटेटिव वेरिएबल कहलाएगा। तो ये इस मॉडल में देख लें, आपके पास डी आई क्या है, क्वालिटेटिव है, और कोई और एक इंटरसेप्ट है और बीटा है, और यहाँ पे हमारे पास क्या एप्सिलॉन आई है, ठीक है। तो हमारे पास क्वांटिटेटिव वेरिएबल नहीं है। लेकिन जब हम क्वांटिटेटिव वेरिएबल यूज़ करते हैं तो फिर हमारे पास ये कौन सा मॉडल बन जाएगा, और इस मॉडल को मैं यहाँ पे आपको बता दूँ अनोवा मॉडल कहा जाता है, ठीक है। अभी मैं उसकी आपको इंटरप्रिटेशन, उसका कॉन्सेप्ट देती हूँ स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे हमारे पास इसको कहते हैं एनकोवा मॉडल। अभी मैं आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट दे रही हूँ अनोवा का, एनकोवा मॉडल का देती हूँ कि ये क्या है, ठीक है, इनका मॉडल कैसे हैं। ये देखें, रिग्रेशन मॉडल विद डमी वेरिएबल्स, अनोवा रिग्रेशन मॉडल क्या होता है, जिसमें ऑल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर क्वालिटेटिव variables, then we deal these variables with dummy variable. Such regression model is ANOVA model. तो ये मॉडल ये है, ठीक है। अभी yi इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा डी आई प्लस एप्सिलॉन आई। तो यहाँ पे देखें, ये हमारे पास, इसको हम कहेंगे नॉट स्लोप हेयर, यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, डिफरेंशियल इंटरसेप्ट टर्म, ठीक है, बिकॉज ऑफ डी आई क्वालिटेटिव वेरिएबल्स एंड एप्सिलॉन आई इज एरर. Alpha is a benchmark category and also called intercept. Yi is the response variable for which we find the average salaries of workers or males or teacher etc. अब एनकोवा मॉडल हमारे पास क्या है स्टूडेंट, एनकोवा रिग्रेशन मॉडल when some variables are qualitative and some are quantitative, then these regression model are एनकोवा मॉडल। अभी मैंने यही कहा था कि कुछ हम क्या करेंगे, हमारे पास कुछ वेरिएबल क्वालिटेटिव हो जाएंगे और कुछ क्वांटिटेटिव एक रिग्रेशन मॉडल के अंदर, तो फिर एनकोवा मॉडल वो उन्हें कहेंगे। वाई आई इक्वल टू अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 डी आई प्लस बीटा एक्स आई प्लस एप्सिलॉन आई। यहाँ पे देख लें, हमारे पास देखें ये यहाँ पे ये चेंज भी हो गया है, या इस चीज़ से आप कंफ्यूज ना हो, हम यहाँ पे अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 भी यूज़ कर सकते हैं, बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3, अल्फ़ा नॉट अल्फ़ा 1 अल्फ़ा, इस तरह अल्फ़ा प्लस बीटा 1 बीटा 2, ये पैरामीटर्स जिसको हम रिग्रेशन मॉडल में पैरामीटर कहते हैं, वो हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखें डी आई जो है, डी आई स्टूडेंट, ये हमारे पास क्या है, जेंडर, ठीक है, जेंडर। हमने यहाँ पे इस मॉडल में यहाँ पे इसको जेंडर लिया हुआ है, और जेंडर की कितनी कैटेगरीज है, मेल एंड फीमेल, और मेल को हम 1 दे रहे हैं और फीमेल को हम 0 दे रहे हैं, ठीक है। आप मेल को 0 भी दे सकती हैं और फीमेल को 1 भी दे सकती हैं। और यहाँ पे एक्स आई क्या है, ये देखिए, एक सबसे पहले तो हमारे मॉडल में ये चीज़ थी नहीं, अब यहाँ पे ये चीज़ ऐड होगी, बीटा एक्स आई, और एक्स आई हमारे पास क्या है, टीचिंग एक्सपीरियंसेस ऑफ मेल एंड फीमेल। ये जो मेल और फीमेल थे इनका टीचिंग एक्सपीरियंस, टीचिंग जो है उन्होंने कितनी सर्विस की है, ठीक है। तो आई थिंक सो यहाँ से आपको समझ आ चुकी होगी। और इसके अलावा एक थर्ड है लीनियर प्रोबेबिलिटी मॉडल। ये क्या है, इफ़ वाई आई डिपेंडेंट वेरिएबल आर कॉल्ड क्वालिटेटिव वेरिएबल। जब हम वाई आई को क्वालिटेटिव वेरिएबल ले लेते हैं, सच मॉडल्स आर कॉल्ड लीनियर प्रोबेबिलिटी मॉडल्स। तो आई होप सो आपको ये कंसेप्ट समझ आ चुका होगा। अब हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। अभी हमने आपको एक मॉडल हम पढ़ चुके हैं, और वो मॉडल हमारे पास क्या था, अनोवा मॉडल। अब हम एनकोवा मॉडल करेंगे, जिसमें हम एक क्वांटिटेटिव वेरिएबल लेते हैं और एक क्वालिटेटिव वेरिएबल्स लेते हैं। तो उसका मॉडल है, इक्वेशन 3 से हम रिप्रेजेंट करते हैं वाई आई इक्वल टू अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 डी आई प्लस बीटा एक्स आई प्लस एप्सिलॉन आई, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 और एक्स आई, और ये जो
एक्स आई है उसको हम बीटा से प्रेजेंट करें। यहाँ अल्फ़ा, अल्फ़ा टू, बीटा की जगह आप कोई भी पैरामीटर या मतलब कोई भी इस तरह के टर्म पैरामीटर यूज़ कर सकते हैं, कोफिशिएंट यूज़ कर सकती हैं, ठीक है, या इंटरसेप्ट यूज़ कर सकती हैं। वाई आई क्या है? एनुअल सैलरी ऑफ कॉलेज टीचर। अब हम यहाँ पे एक कॉलेज टीचर को स्टडी करें। वाई आई क्या है? एनुअल सैलरी ऑफ कॉलेज टीचर। एक्स आई ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। डी आई इक्वल टू 1। आप फैक्ट्री के वर्कर्स को भी स्टडी कर रहे हैं, आपका डेटा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब एक्स आई हमारे पास के टीचिंग ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस है, और डी आई अगर 1 है तो हम कहेंगे इफ़ मेल कॉलेज टीचर, और डी आई अगर 0 है तो हम कहेंगे इफ़ फीमेल कॉलेज टीचर, ठीक है। तो वाई आई तो सैलरी को डिपेंड कर रहे हैं ना, तो 1 हम मेल के लिए कर रहे हैं क्योंकि जेंडर है, ठीक है। डी आई हमने कहा जेंडर है, तो जेंडर हम एक मेल में हो जाता है। डी आई क्वालिटेटिव वेरिएबल है ना, तो हम इसकी कैटेगरीज करते हैं जेंडर, तो जेंडर के लिए डी आई एक जेंडर के लिए एक मेल और एक फ़ीमेल ले लेते हैं, ठीक है। तो मेल के लिए 1 और फीमेल के लिए हम 0 ले लेते हैं। और एप्सिलॉन आई हमारे पास का डिस्टर्बेंस टर्म है। नो अप्लाई एक्सपेक्टेशन और मॉडल 3। अब मॉडल 3 में हम एक्सपेक्टेशन अप्लाई करते हैं, ठीक है। फाइंड द एवरेज सैलरीज ऑफ द कॉलेज टीचर। हम कॉलेज टीचर की एवरेज सैलरीज को फाइंड आउट करेंगे जी स्टूडेंट्स। अब हमारे पास देखिए मॉडल, जब हम डी आई की वैल्यू 1 पुट करते हैं, डमी वेरिएबल की 1 पुट करते हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई आई तो अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2, यहाँ पर डमी आई डी आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, और बीटा और एक्स आई उसी तरह होगा। अगर एक्सपेक्टेशन अप्लाई करेंगे तो फिर एक्स आई ही आएगा, ठीक है, प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ एप्सिलॉन आई। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन पूरे मॉडल में यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं तो ये 0 हो जाता है। वो अजम्पशन जो मैंने आपको बताई थी क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल की, उसके अकॉर्डिंग ये 0 हो जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास जो बच जाएगा देखें, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 प्लस बीटा एक्स आई, इक्वेशन 4 इसको कहते हैं। तो इक्वेशन 4 किसको शो कर रही है? मीन सैलरी ऑफ मेल कॉलेज टीचर। तो अब हम फीमेल के लिए करते हैं, तो जब हम फीमेल के लिए करेंगे तो स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम डमी वेरिएबल्स को पुट अप वो करेंगे, लगाएंगे, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है यहाँ पे, इफ़ डी आई इक्वल टू 0, तो डी आई अगर हम पुट करते तो एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई आई इक्वल टू अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 0 प्लस बीटा एक्स आई प्लस एक्सपेक्टेशन, तो ये 0 हो जाएगा। हमारे पास रह जाता है अल्फ़ा 1 और ये 0 हो जाएगा, तो बीटा एक्स आई, तो ये भी एरर भी 0 हो जाएगा। तो इक्वेशन 5, ठीक है। अब इक्वेशन 5 और 4 में डिफरेंस ज़रा चेक कर लेते हैं स्टूडेंट्स। ये देखें आपके पास ये क्या आई थी, इक्वेशन 4 आई, ये देखें अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 प्लस बीटा एक्स आई, ठीक है, ये याद रखें, अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 प्लस बीटा एक्स आई। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, अल्फ़ा 1 प्लस बीटा एक्स आई। तो किस चीज़ का डिफरेंस आ रहा है अभी यहाँ पे आप देखें, इक्वेशन 5 रिप्रेजेंट्स द फीमेल मीन सैलरी, तो फीमेल की एवरेज सैलरी शो कर रहा है। डिफरेंस बिटवीन मीन सैलरीज ऑफ बोथ मेल एंड फीमेल टीचर्स बाय अल्फ़ा 2। यहाँ पे हमारे पास क्या है कि सॉरी, यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, यहाँ से अल्फ़ा 2, ठीक है, यहाँ पे अल्फ़ा 2 ही से आ रहा है। यहाँ पे देखिए कोई फीमेल के लिए अल्फ़ा 1 और बीटा एक्स आई, तो इक्वेशन 5 से अल्फ़ा 2 0 हो जाता है, और अल्फ़ा 1 प्लस बीटा एक्स आई यहाँ पे भी है, और इक्वेशन 5 में भी है, और इक्वेशन 4 में भी अल्फ़ा 1 प्लस बीटा एक्स आई है। लेकिन यहाँ पे देखिए मेल 1 की वजह से हमारे पास इसकी अल्फ़ा 2 ऐड हो गया है, यानी कि अल्फ़ा 2 का डिफरेंस आ रहा है। तो अल्फ़ा 2 हमारे पास क्या हो जाता है यहाँ पे, अब ये देखते हैं अल्फ़ा 2 हमारे पास क्या है, ठीक है। डिफरेंट बट द रेट ऑफ ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस आर सेम बीटा एक्स आई। अल्फ़ा 2 हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा डिफरेंशियल इंटरसेप्ट टर्म हो जाएगा, जिसकी वजह से डिफरेंस आ रहा है। अगर ये अल्फ़ा 2 ना होता तो फिर ये मेल और फीमेल की जो सैलरी है वो सेम हो जाती, ठीक है। तो लेकिन इनका टीचिंग एक्सपीरियंस बीटा एक्स आई इक्वेशन 5 में भी आ रहा है, इक्वेशन 4 में भी आ रहा है, तो टीचिंग एक्सपीरियंस सेम है। तो इसकी जो न्यूमेरिकल एग्जांपल है स्टूडेंट्स, वो मैं अपने दूसरे क्लिप में, डमी वेरिएबल के दूसरे क्लिप में आपको एक्सप्लेन करूँगी। अभी हम जस्ट डमी वेरिएबल का कंसेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। मैं आपको जो है इस मॉडल के ज़रिए इसका कॉन्सेप्ट दूँगी, एग्जाम्पल्स दूँगी, ठीक है। तो इसका जो न्यूमेरिकल है, हम नंबर्स वगैरह जब हम वो पुट करेंगे टेबल्स में, तो उसकी एग्ज़ाम्पल इंशाल्लाह डमी वेरिएबल्स के नेक्स्ट लेक्चर में होगी। अब हम अगला पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखें कुछ आपके पास कंसेप्ट है, आप वो नोट कर लें।
हमारे पास डमी वेरिएबल्स जो हैं जब हमारे पास क्वालिटेटिव वेरिएबल्स एम कैटेगरीज होंगे तो हम m-1 डमी वेरिएबल यूज़ करेंगे। और अगर ये हम जब हमारे पास कैटेगरीज भी m हैं और हम डमी वेरिएबल्स पे m यूज़ कर रहे हैं तो देन हमारे पास जो प्रॉब्लम आता है वो डमी वेरिएबल्स ट्रैप का आ जाता है। वो आगे चल के मैं आपको बताती हूँ। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि हमने जितनी क्वालिटी वेरिएबल्स की कैटेगरीज होंगी उससे हम वन लेस डमी वेरिएबल यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल वी हैव अ जेंडर एंड जेंडर कैन बी डिवाइडेड इंटू टू कैटेगरीज मेल एंड फीमेल। तो हमारे पास जो कैटेगरीज हैं वो क्या होंगी, m=2 एंड देन वी यूज़ m-1 2-1 1 डमी वेरिएबल। तो इस सूरत में 2 कैटेगरीज की सूरत में हम 1 डमी वेरिएबल यूज़ करेंगे। और इसी तरह हमारे पास जब 3 कैटेगरीज होंगी तो स्टूडेंट्स देन वी यूज़ 3-1 2 डमी वेरिएबल। इफ़ सम क्वालिटी हैज़ 4 कैटेगरीज देन वी यूज़ 4-3 डमी वेरिएबल्स। ठीक है, हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है और उसका आंसर भी मैं आपको दे रही हूँ कि वाई वी डू नॉट टेक m डमीज़ फॉर m क्वालिटेटिव कैटेगरीज। m की जगह आप k भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं। कि ये क्वेश्चन है कि m डमीज़ हम जब हमारे पास m क्वालिटेटिव कैटेगरीज है तो हम m डमीज़ क्यों नहीं यूज़ करते हैं। जैसे कि देखें यहाँ पे 2 कैटेगरीज़ हैं तो हम 2 डमीज़ क्यों नहीं यूज़ करते, 1 क्यों कर रहे हैं, 3 है तो 3 क्यों नहीं कर रहे। तो उस सूरत में हमारे पास एक तो प्रॉब्लम आएगा परफेक्ट मल्टीकोलिनैरिटी का प्रॉब्लम आ जाता है। तो आपको स्टूडेंट्स पता है कि परफेक्ट मल्टीकोलिनैरिटी क्या होता है। ठीक है, जब हमारे पास एक्सप्लेनेटिव वेरिएबल्स के दरमियान जो है परफेक्ट लीनियर रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है तो उसमें भी हमारे पास रिजल्ट मॉडल में एरर्स आ जाते हैं। ठीक है, तो उनके उसमें हमारे पास जो है वो मल्टीकोलिनैरिटी का वो जो कंसेप्ट है और जो टॉपिक आप पढ़ चुके हैं वो एक तो इसमें ये प्रॉब्लम इशू हो जाएगा। ठीक है, एग्जिस्ट करेगा। और दूसरा मेन इशू क्या है, व्हाट इज़ डमी वेरिएबल ट्रैप, यानी कि इस सूरत में हमारे पास m कैटेगरीज और m ही डमी वेरिएबल हों तो हमारे पास जो आता है प्रॉब्लम डमी वेरिएबल ट्रैप का आ जाता है। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको बताती हूँ। इफ़ अ क्वालिटेटिव वेरिएबल हैज़ m कैटेगरीज देन वी प्रेजेंट m-1 डमी वेरिएबल्स। सो इन दिस रूल इफ़ दिस रूल इज़ नॉट फॉलोड यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा, कौन सा रूल हम फॉलो नहीं करते, टेक m डमीज़ फॉर m कैटेगरीज। ठीक है, हम अगर क्या करते हैं कि ये जो रूल कौन सा फॉलो नहीं करते, m-1 वाला। ठीक है, तो अगर हम ये रूल फॉलो करते हैं m फॉर m कैटेगरीज तो उसमें क्या हो जाता है कि द एस्टिमेशन इज़ नॉट पॉसिबल एंड द प्रॉब्लम इज़ सेट टू बी ट्रैप्ड इनटू द डमी वेरिएबल्स। ठीक है, तो और या डमी वेरिएबल ट्रैप इस हमारे पास डमी वेरिएबल ट्रैप हो जाएगा। ठीक है, तो एग्ज़ाम्पल हम एग्ज़ाम्पल से इस बात को समझते हैं। अच्छा, यहाँ पे अब ये कि डमी वेरिएबल ट्रैप ये तो आपको पता चल ही गया है कि वो डमी वेरिएबल ट्रैप क्या हो जाता है। ठीक है, तो अभी हम आगे चल के कुछ एग्जांपल्स भी लेते हैं जिसमें हम बेंचमार्क कैटेगरी का भी आपको बताएंगे। अब रीजन ऑफ रेजिडेंस ले लेते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करते थे, रीजन ऑफ रेजिडेंस हमारे पास क्या है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। ठीक है, हमारे पास 4 रीजन्स हैं रेजिडेंस के लिहाज से। m=4 कैटेगरीज हो गई तो फिर कितनी कैटेगरीज होगी, 1 2 3 4। तो हम क्या करते हैं, 4 कैटेगरीज हो जाती है और m-1 3 डमी वेरिएबल्स ले लेंगे। ठीक है, हम क्या लेंगे, m-1 3 डमी वेरिएबल, क्योंकि हमारे पास कितनी कैटेगरीज है, 1 2 3 4। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, हमारे पास एक बेंचमार्क कैटेगरी होगी। ठीक है, तो अब हमारे क्या करते हैं कि y=β1 + β2 d2i + β3 d3i + β4 d4i + εi। तो d2i हम 1, ठीक है, हमारे पास क्या है 1 फॉर नॉर्थ। हम कहेंगे नॉर्थ के लिए ये 1 है। 1 किस, जैसे हम कहते हैं ना मेल के लिए 1, तो अदरवाइज़ फीमेल के लिए हम 0 ले लेते हैं। लेकिन एक रीजन की अगर 4 टाइप्स हैं तो हम उसको यूं करेंगे, देख लें, नॉर्थ के लिए 1 तो अदरवाइज़ 0 हो जाएगा। d3i जो है वो साउथ के लिए 1 है तो अदरवाइज़ 0 हो जाएगा। d4 1 है तो ईस्ट के लिए तो अदरवाइज़ 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे वेस्ट क्या है,
तो वेस्ट हमारे पास क्या है, उसको हम यहाँ पे नहीं लेते। अगर हम वेस्ट को भी ले लेते तो फिर वो ये हमारे पास डमी वेरिएबल ये ट्रैप हो जाएगा सारा, ठीक है। तो ये हम जो है हमने इसको वेस्ट को क्या करना है, बेंचमार्क कैटेगरी लेना है। बेंचमार्क कैटेगरी क्या हो जाता है, जिसके लिए बाकी जो डमी वेरिएबल हैं वो ज़ीरो हो जाते हैं। ये 0 0 0 हमने किसके लिए लेना है, वेस्ट के लिए। और वेस्ट हमारे पास क्या बेंचमार्क कैटेगरी है, तो डेफिनेटली बीटा 2 किसको शो कर रहा है, नॉर्थ को, बीटा 3 किसको शो कर रहा है, साउथ को, और बीटा 4 किसको शो कर रहा है, ईस्ट को। तो बीटा 1 बेंचमार्क कैटेगरी है, ठीक है। यहाँ पे आपको ट्रैप की एग्जांपल समझ आ गई होगी कि हमने फिर यहाँ पे m-1 डमी वेरिएबल क्यों नहीं लिया। आपके तो जहन में आ रहा होगा ना, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो आप सोच रहे होंगे कि ये सारे जो हैं जो पैरामीटर्स ये इनके लिए असाइन हो जाएंगे। नहीं, यहाँ पे m-1 हो जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि हमने यहाँ पे बेंचमार्क कैटेगरीज भी करनी है, ठीक है। और अब यहाँ पे आगे क्या करते हैं, अब यहाँ पे देखिए मैं आपको बता चुकी हूँ। तो वेयर इज़ वेस्ट, वेस्ट कहाँ पे है, नाउ लेट्स शो यू वेस्ट बिकम बेंचमार्क कैटेगरीज, ठीक है। एवरेज वैल्यू फॉर वेस्ट, अब हम क्या करते हैं, वेस्ट के लिए बीटा 1 जो है इसके लिए एवरेज वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है। तो एक्सपेक्टेशन लगा देते हैं मॉडल पे। आपको ये मॉडल नज़र आ रहा है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ y_i, अब ये इसके दो तरीके हो सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे y स्लैश डाल के y_i वो स्लैश डाल के और साथ di इक्वल टू डायरेक्ट 0 0 0 डायरेक्ट लगा लेते ब्रैकेट के दौरे, ये तरीका भी है। बीटा 1 प्लस बीटा 2, तो अब हम यहाँ पे वेस्ट के लिए ले रहे हैं। तो वेस्ट क्या बेंचमार्क है, जिसके लिए तमाम डमी वेरिएबल 0 हो जाएंगे, और हम क्या है 0 पुट कर रहे हैं, ठीक है। 0 बीटा 2 के साथ d2i 0 d3i 0 एंड d4i 0 हो जाएगा। और ऑलरेडी जब एक्सपेक्टेशन अप्लाई करते हैं तो CLRM क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल की जम्पशन अप्लाई करेंगे, तो देन वी गॉट एक्सपेक्टेशन ऑफ एप्सिलॉन आई इक्वल टू 0। तो अब एक्सपेक्टेशन ऑफ y_i इक्वल टू बीटा 1, अब हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है, देखें हमारे पास क्या हो जाएगा, बेंचमार्क कैटेगरी बीटा 1 देख लें। बीटा 1 क्या है, बीटा 1 एवरेज वैल्यू ऑफ y_i। रिस्पांस वेरिएबल क्या है हमारे पास, किसको शो कर रहा है यहाँ पे, रीजन को, मतलब हम किसको शो कर रहा है, रीजन को शो कर रहा है, रेजिडेंस को शो कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम वो सैलरीज वगैरह तो नहीं ले रहे ना, ठीक है। एवरेज वैल्यू ऑफ y_i फॉर द बेंचमार्क कैटेगरी, ऑल द डमीज आर जीरोज फॉर द वेस्ट रीजन, सो वेस्ट इज़ बेंचमार्क कैटेगरी। बीटा 2 हमारे पास क्या है, इज़ डिफरेंशियल इंटरसेप्ट टर्म, ठीक है। बीटा 2 क्या है यहाँ पे, differential intercept term, it gives the difference between average value of y_i for the north region and west region। इस तरह बीटा 3 भी हमारे पास यही होगा और बीटा 4 भी यही होगा, ठीक है। तो अब हम उसको भी देख लेते हैं जल्दी जल्दी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे आप देख लें हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमने बताया ना बीटा 2 डिफरेंशियल टर्म है। अब उसकी डिफरेंशियल इंटरसेप्ट टर्म है। अब उसके लिए हम क्या करते हैं कि एवरेज वैल्यू ऑफ y_i की नॉर्थ के लिए फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। एवरेज वैल्यू फॉर नॉर्थ एक्सपेक्टेशन ऑफ y_i, देखें दूसरा तरीका ये स्लैश डाल के आप यूँ भी लिख सकती हैं, d2i इक्वल टू 1। जब नॉर्थ के लिए हम करते हैं तो d नॉर्थ के लिए, ठीक है। तो नॉर्थ की वैल्यू हमने स्टूडेंट्स क्या दी थी, ये देखें d2i इक्वल टू 1 फॉर नॉर्थ, तो अदरवाइज़ 0, ठीक है। वो बेंचमार्क कैटेगरी में चला जाएगा। 0 जब होता है तो वो क्या हो जाएगा, बेंचमार्क कैटेगरी में चला जाता है, ठीक है। तो इस तरह साउथ के लिए भी 1 है और ईस्ट के लिए भी 1 है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख लें हम नॉर्थ के लिए कर रहे हैं, तो नॉर्थ के लिए जब करेंगे तो नॉर्थ की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, ये मॉडल में यहाँ पे ये देखें, ज़्यादा मैंने यहाँ पर डिटेल में नहीं किया। बीटा 1 प्लस बीटा 2 नॉर्थ की वैल्यू 1 हो जाती है, तो बाकी हम यहाँ पे इधर बीटा 3 साउथ के लिए भी 0 पुट करेंगे, ईस्ट के लिए भी 0 पुट करेंगे, एप्सिलॉन भी जब 0 हो जाएगा एक्सपेक्टेशन के साथ, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या बच जाता है, बीटा 1 प्लस बीटा 2, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा बीटा 1 प्लस बीटा 2, ये सारा देखें ये इक्वेशन। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, इसको हम यूँ रीराइट करते हैं, बीटा 2 शो द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज वैल्यू फॉर नॉर्थ एंड फॉर बेंचमार्क। अब कैसे डिफरेंस शो करते हैं, तो बीटा 2 क्या है, डिफरेंशियल इंटरसेप्ट टर्म, क्योंकि जब हमने
बेंचमार्क फाइंड किया था जब हमने वेस्ट के लिए फाइंड आउट किया था एवरेज वैल्यू फॉर वेस्ट, तो हमारे पास देखें क्या आया था, एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई आई इक्वल टू β1। तो इस सूरत में हमने देखे तमाम हमारे पास डमी वेरिएबल ज़ीरो हमने प्लग इन किए थे। ठीक है, जब सारे ज़ीरो हो गए थे तो β1 हमारे पास बच गया था। तो β1 तो हमारे पास वेस्ट के लिए, और हम यहाँ पे देख लें स्टूडेंट्स, हम क्या कर रहे हैं, β2 डिफरेंस को शो कर रहे हैं, डिफरेंशियल इंटरसेप्ट है, तो β2 नॉर्थ और वेस्ट का डिफरेंस शो कर रहा है। तो देख लें β1 वेस्ट के लिए और β1 प्लस β2 नॉर्थ के लिए की एवरेज वैल्यू आई है। तो अब देख यहाँ पे β1 और β1 प्लस β2, इसमें हमारे पास β2 का डिफरेंस आया। अगर β2 ना हो तो वेस्ट और नॉर्थ के लिए β1 सेम हो जाएगा। इसी तरह β3 के लिए आप देखना चाहते हैं डिफरेंस बिटवीन द एवरेज वैल्यू फॉर साउथ एंड फॉर बेंचमार्क वेस्ट, तो हम साउथ और उसके लिए देखना चाहते हैं। तो हमारे पास, और इसी तरह हम β4 डिफरेंस बिटवीन, β3 भी हमारे पास के डिफरेंशियल इंटरसेप्ट टर्म है और β4 भी डिफरेंशियल इंटरसेप्ट टर्म है। डिफरेंस बिटवीन द एवरेज वैल्यू फॉर ईस्ट एंड फॉर बेंचमार्क वेस्ट, तो देख लें यहाँ पे, देखें मैंने जल्दी यहाँ पे किया है एक मॉडल बना के। एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई आई जब हम करते हैं साउथ के लिए करते हैं, तो देखें साउथ की वैल्यू 1 है। यहाँ पे देखें β1 वेस्ट, β2 नॉर्थ 0 हो जाएगा, β3 किसको शो कर रहा है, साउथ को, तो वहाँ पे हम साउथ की डमी वेरिएबल 1 पुट करेंगे। और यहाँ पे β4 जो है वो ईस्ट के लिए भी 0 हो जाएगा। और प्लस जो एप्सिलॉन है वो मैंने नहीं रीराइट किया, तो सॉरी वो उसको मैंने लिखा ही नहीं क्योंकि वो प्लस 0 हो गया है। तो ठीक है, आप नेक्स्ट इसको लिखने की एक्सपेक्टेशन ऑफ एप्सिलॉन आई को ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप एक दफ़ा नीट जब करेंगी तो उसको शो कर दीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने उसकी एरर की वैल्यू नहीं लिखी 0, ठीक है, ऑलरेडी यू नो कि वो 0 ही होगा। तो अब यहाँ पे आपने क्या करना है, बाकी तो 0 हो जाते हैं, तो β1 प्लस β3 यहाँ पे देखें आपके पास बच गया है। ठीक है, इसी तरह β1 और वेस्ट और साउथ में हमारे पास किसका डिफरेंस आ गया, β3 का। और जब हम ईस्ट और वेस्ट के लिए देखेंगे तो हमारे पास आ जाता है एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई आई इक्वल टू β1 प्लस β4, तो यानी कि हमारे पास किसका डिफरेंस आ जाता है, β4 का। इसी तरह β4 ईस्ट में हमारे पास वैल्यू पुट होती है 1 के लिए, ईस्ट की भी वैल्यू 1 पुट हो जाएगी, तो ये हमारे पास मॉडल आ जाएगा इसके लिए, ईस्ट के लिए एवरेज वैल्यू आ जाएगी। तो आई होप सो स्टूडेंट्स आपको समझ आया होगा। तो डमी वेरिएबल की जो न्यूमेरिकल एग्जांपल है स्टूडेंट्स, वो मैं आपको बताऊंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लिप में बताऊंगी, तो वो भी करना बहुत ज़रूरी है, समझना बहुत ज़रूरी है। उससे ये होगा कि आपको मेन कंसेप्ट समझ आ जाएगा कि डमी वेरिएबल की वैल्यू हम कैसे मेल के लिए, फ़ीमेल के लिए या किसी के लिए हम 1 और 0 कैसे लगा के हम करते हैं। अगर एक दफ़ा आपने वो कंसेप्ट समझ लिया तो डमी वेरिएबल का कंसेप्ट आपको समझ आ जाएगा। तो आई होप सो कि आप ने इसको पिक किया होगा इसको। तो चलें स्टूडेंट, थैंक यू सो मच। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप फिर प्रिपेयर हो जाएं।